नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, 11वीं के क्लासरूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सब ठीक हो ना? ओके, फिर अब हम आज शुरू करते हैं। क्या शुरू करना है बच्चों? आज अध्याय 4 और अध्याय 4 में हम क्या पढ़ेंगे? सामाजिक न्याय के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी? चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब। बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आज हम सामाजिक न्याय के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले के अध्याय में आपने समानता के विषय में पढ़ा था। दरअसल उसी समानता के संदर्भ में यहाँ सामाजिक न्याय की बात हमने की है। जिस प्रकार जाति, धर्म, वंश, संप्रदाय, लिंग आदि का भेदभाव किए बिना सभी को समान दृष्टि से देखा जाना समानता के दायरे में आता है, ठीक उसी प्रकार जाति, धर्म, वंश, संप्रदाय, लिंग आदि का भेदभाव किए बिना सभी को समान अवसर देना सामाजिक न्याय कहलाता है। ठीक है ना बच्चों? सामाजिक न्याय एक व्यापक अवधारणा है। इसमें सामाजिक कल्याण, सामाजिक समानता, आर्थिक एवं राजनीतिक तत्व भी शामिल होते हैं। मुख्य रूप से सामाजिक न्याय को आप इस तरह से ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको सामाजिक न्याय का जो मुख्य तत्व है ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है नंबर 1, समाज के सदस्य के रूप में समानता। मतलब सामाजिक न्याय का मूल अभिप्राय यह हुआ कि मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद नहीं किया जाना चाहिए। बिना किसी भेद के सभी को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है? अब दूसरी मुख्य बात है सामाजिक न्याय की, शोषण का निषेध। इसका क्या मतलब हुआ जानते हैं आप? कि व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। आपने पिछले अध्याय में जरूर इसके विषय में पढ़ा होगा बच्चों। चलिए अब हम तीसरे मुख्य तत्व के बारे में बात करेंगे, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों का शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास। तो बच्चों, आप जानते हैं कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या कहती है कि समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको राज्य के द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके लिए भी विशेष प्रावधान होने चाहिए। तब तो सामाजिक न्याय की बात आएगी ना। चलिए अब इसी का चौथा तत्व बतलाती हूँ मैं आपको, नोट कर लीजिएगा इसको। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों? भारतीय संविधान में यह घोषणा की गई है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और अपनी भाषा की सुरक्षा के लिए शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता है। अब पांचवा तत्व देखते हैं हम, कार्य की यथोचित दशाएं। अब आप सोचोगे कि ये यथोचित दशाएं क्या है? यथोचित मतलब जैसा कि उचित हो। ठीक है? जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, ये यथोचित दशा है कि एक कार्य को
कोई एक महिला करती है तो उसको भी उतना ही वेतन मिलेगा जितना कि पुरुष को मिलता है। ऐसा नहीं कि पुरुषों को अधिक वेतन दे दिया और महिलाओं को कम वेतन दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार काम के धंधे, काम के घंटे मतलब प्रत्येक व्यक्ति की एक शारीरिक और मानसिक क्षमता होती है काम करने की। आपके साथ होता है ना कि लगातार 5 घंटे पढ़ने के बाद यदि आपको 6वें घंटे भी रोका जाए पढ़ने के लिए तो शायद आप बहुत ज्यादा तनाव में आ जाएंगे, आप उतना अच्छा मन नहीं लगा पाएंगे जितना आपने पहले पीरियड में लगाया था। तो एक सीमा होती है बच्चों, है ना, जैसी आपकी है ऐसी सबकी होती है। तो काम का एक समय निर्धारित हो जाना चाहिए कि किस व्यक्ति को कितनी देर तक काम करना चाहिए, उस सीमा से अधिक उससे काम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे तो सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़े हुए इन महत्वपूर्ण मुद्दों को हम समझने में सक्षम हो जाएंगे। पहली बात हम क्या सीख पाएंगे इस अध्याय से? न्याय के उन सिद्धांतों को पहचान सकेंगे जो अलग अलग समाजों और अलग अलग समय में सामने रखे गए। दूसरी चीज हम यह भी जान पाएंगे कि वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है। मैं जानती हूँ बच्चों आपको फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यह वितरणात्मक न्याय क्या है, तो आगे हम विस्तार से आपको इसके विषय में बतलाएंगे। ठीक है, अब इसी अध्याय में हम रॉल्स के सिद्धांत के विषय में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, रॉल्स के सिद्धांत की मुख्य बात आप क्या जानेंगे कि निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी के हित में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार सामाजिक न्याय के अध्याय का अध्ययन करने के बाद हम विस्तृत रूप में इस अवधारणा को समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम फिर से मुख्य बात पर आ जाते हैं कि न्याय है क्या। तो बच्चों, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था और धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्रथम कर्तव्य माना जाता था। समझ गए ना कि न्याय का मुख्य उत्तरदायित्व किसके ऊपर होता था? राजा के ऊपर। चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस का ये मानना था कि गलत करने वालों को दंडित करके और भले लोगों को पुरस्कृत करके राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। तो ईसा पूर्व 4वीं सदी में एथेंस में प्लेटो हुए थे, महान दार्शनिक और विचारक थे ये, आपने इनके विषय में पहले भी पढ़ा हुआ है। तो प्लेटो ने बच्चों एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्योंकि शार्ट नोट में ये पूछा जा सकता है और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भी ये प्रश्न आता है कि प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो प्लेटो ने बच्चों कौन सी पुस्तक लिखी है? द रिपब्लिक। और इस द रिपब्लिक में उन्होंने मुख्य रूप से न्याय के विषय में ही चर्चा की है। सुकरात और उनके जो अन्य मित्र थे ग्लाउकॉन और एडिमंड्स, इनके बीच में एक बार लंबी बातचीत हो रही थी जिसमें प्लेटो ने यह दिखाया कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए, मतलब हमें हमेशा न्याय से जुड़े रहना चाहिए। उन नौजवानों ने सुकरात से यह पूछा कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। तो उनका कहना यह था कि जो अन्यायी है वे न्यायी लोगों से ज्यादा बेहतर स्थिति में है, और जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून तोड़ते हैं, कर नहीं चुकाते, झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, वे अक्सर उन लोगों से ज्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। बच्चों, आप लोगों ने भी अपने आसपास लोगों को इस तरह की बात करते हुए सुना होगा ना कि जो व्यक्ति जितना गलत होता है उसके साथ उतना ही अच्छा होता है, और जो व्यक्ति बहुत सच्चा होता है उसके साथ उतना ही गलत होता है ना। ये बात हम भी करते हैं अक्सर। तो सुनिए इसका जवाब उन्होंने क्या दिया था। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यदि हर कोई अन्यायी हो जाए, यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करने लगे, तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा
और इससे यह भी संभव है कि सबको नुकसान पहुंचे। इसीलिए हमारा हित इसी में है कि हम कानून का पालन करें और न्यायी बने, मतलब हमको सबके साथ न्याय करना चाहिए। सुकरात ने यह भी स्पष्ट किया कि हमें न्याय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने की आज अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हम न्याय को सही अर्थों में समझ ही नहीं पाते। हमें यह देखना चाहिए कि न्याय संगत होना क्यों जरूरी है। बच्चों, सुकरात ने यह भी बतलाया कि न्याय का मतलब सिर्फ न्याय नहीं होता। न्याय का मतलब यह भी होता है कि हम अपने साथ रहने वाले सभी लोगों का भला तो करें ही करें, लेकिन दुश्मनों का नुकसान भी न करें। न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित रहती है, जैसे कि एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों की चिंता समान रूप से करता है, इसी तरह एक शिक्षक अपने सारे बच्चों को एक साथ एक जैसे पढ़ाता है, ठीक है ना। तो जनता की भलाई की सुनिश्चितता में हर व्यक्ति को उसका जो जायज हक है वो मिलना चाहिए। यही सही अर्थों में न्याय होता है। बच्चों, एक चीज बतलाना चाहूंगी आपको कि रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय को बहुत आसान तरीके से परिभाषित किया है। उन्होंने न्याय के विषय में क्या कहा है बताऊं मैं आपको, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, यही न्याय है। देखने में बिल्कुल सामान्य सी बात लगती है, लेकिन वास्तव में जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वह न सिर्फ अपने साथ न्याय करता है, बल्कि पूरे समाज के साथ, पूरे देश के साथ न्याय करता है। तो जिसका जो कर्तव्य है उसको अवश्य पूरा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे न्याय के मुख्य सिद्धांत के विषय में कि न्याय किन सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिससे कि हम कह सके कि हाँ, व्यक्ति के साथ न्याय हो रहा है। तो बच्चों, पहला सिद्धांत है, आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी बात है कि जो लोग बिल्कुल हमारे समान ही हैं, हम उनके साथ किस आधार पर भेदभाव करें। जैसे हम हैं वैसे ही तो वो भी है। तो समान लोगों के साथ हमें समान बर्ताव करना चाहिए। बच्चों, आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति तो है, लेकिन यह निर्णय करना आसान नहीं होता कि हर व्यक्ति को उसका प्राप्य कैसे दिया जाए। प्राप्य समझते हैं ना, प्राप्य मतलब उसको क्या मिलना चाहिए, वो क्या पाना चाहता है। इस संबंध में कई सिद्धांत पेश किए गए हैं, जिसमें से एक सिद्धांत है समकक्षों के साथ समान बर्ताव का सिद्धांत। वही बात है जो अभी हमने कही आपसे कि जो लोग हमारे समान ही हैं, उनके साथ तो हमें समान बर्ताव करना ही चाहिए। माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसीलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं बच्चों? आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके विषय में। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, ये ऐसे नागरिक अधिकार उसमें शामिल है। बच्चों, समाज के अन्य सदस्यों के साथ समान अवसरों का उपभोग करने का सामाजिक अधिकार और मत देने का राजनीतिक अधिकार भी इसी में शामिल है। ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदार बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए क्या जरूरी हो जाता है कि लोगों के साथ जाति, वर्ग, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए। मतलब यदि हम जाति, वंश, संप्रदाय, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं तो हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, या हमको नहीं करना है।
हमें क्या करना है? समान लोगों के साथ समान बर्ताव करना है। यह हुआ न्याय का पहला मुख्य सिद्धांत। चलिए अब हम दूसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा सिद्धांत क्या है? समानुपातिक न्याय। बच्चों ऊपर जो हमने सिद्धांत पढ़ा ना, थोड़ा सा ये उसके विपरीत हो गया। कैसे? कि ऊपर हमने बात की थी कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव होना चाहिए, लेकिन ये जो सिद्धांत है ना समानुपातिक न्याय, ये सिद्धांत क्या कह रहा है? समानुपातिक न्याय होना चाहिए, मतलब व्यक्ति को अनुपात के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। कैसे? तो चलिए हम देखते हैं। समान बर्ताव न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं जिसमें हम यह महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव करना न्याय नहीं बल्कि अन्याय भी हो सकता है। जैसे अगर आपके स्कूल में यह फैसला ले लिया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर अंक दिए जाएं, क्योंकि सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सबने एक ही परीक्षा दी है, तो बच्चों आपको कैसा लगेगा? क्या जरूरी है यहाँ पर कि बच्चों ने वर्ष भर जो मेहनत की है और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की जो गुणवत्ता है, इसके आधार पर, मतलब उन बच्चों के द्वारा जो किया गया प्रयास है उसके अनुसार ही उनको अंक दिए जाएं। दूसरे शब्दों में सबके लिए समान अधिकार की दौड़ में एक ही शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद ऐसे मामलों में न्याय का क्या मतलब होगा? कि लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और अर्हता के अनुपात में हमने पुरस्कृत नहीं किया। ठीक है ना? तो हमें यहाँ अनुपात निर्धारित करना होगा। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया कि यदि यह निर्णय ले लिया जाए कि सभी बच्चों को पास कर दिया जाए तो गलत होगा ना बच्चों। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर दिन रात एक करके मेहनत की होगी, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो केवल मौज मस्ती में लगे रहे होंगे, मोबाइल में लगे रहे होंगे। तो इसको बोलचाल की भाषा में यदि हम कहें तो गधे घोड़ों को एक साथ हाँक दिया जाएगा, तो इसको तो न्याय नहीं कहेंगे ना। तो अनुपात में न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आ गई समझ में। चलिए अब हम तीसरे सिद्धांत पर आते हैं। तीसरा सिद्धांत है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। मतलब हमारे समाज में हमने पहले बात की थी कि कई तरह के लोग होते हैं, जिसमें कुछ विशेष आवश्यकता वाले लोग भी होते हैं जिनका हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, औरों से अलग हटके भी ध्यान रखना पड़ता है, जो कि मानवता के नाते हमें करना चाहिए, क्योंकि हम तो बात ही कर रहे हैं न्याय की, है ना। तो आइए देखते हैं हम कि न्याय का ये जो तीसरा सिद्धांत है ना, यह क्या कहता है कि पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष जरूरतों का ख्याल रखने का जो सिद्धांत है उसका हमें हमेशा पालन करना चाहिए। इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक तरीका भी हम मान सकते हैं। समाज के सदस्यों के रूप में लोगों की बुनियादी हैसियत और अधिकारों के लिहाज से न्याय के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, लेकिन लोगों के बीच भेदभाव न करना और उनकी मेहनत के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक देना भी यह सुनिश्चित करने के लिए शायद पर्याप्त नहीं होगा कि समाज में अपने जीवन के अन्य संदर्भों में भी लोग समानता का उपभोग करें, या कि समाज समग्र रूप से न्यायपूर्ण हो जाए। तो बच्चों, हमारे समाज में कुछ अलग तरह के लोग भी होते हैं जिनको हम आजकल की भाषा में दिव्यांग कहते हैं। तो विशेष जरूरतों या दिव्यांग लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जाता है, लेकिन इस पर सहमत होना हमेशा आसान नहीं होता कि लोगों को विशेष सहायता देने के लिए उनकी किन असमानताओं को मान्यता दी जाए, जैसे शारीरिक विकलांगता, उम्र,
या अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होना। ये ऐसे कारक हैं जिन्हें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार माना जाता है और यह भी माना जाता है कि जीवन यापन और अवसरों के बहुत ऊंचे स्तर का उपभोग करने वाले और उत्पादक जीवन जीने के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से जो लोग वंचित हैं, उन्हें भी हर मामले में वैसा ही बर्ताव मिले, तभी यह न्यायपूर्ण बर्ताव कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने न्याय की 3 स्थितियों की यहाँ पर चर्चा की। अब एक समस्या आके खड़ी होती है सामने कि इन तीनों सिद्धांतों में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। हमने तीनों बातें अलग अलग देखी। एक तरफ कहा गया कि सभी के साथ समान बर्ताव होना चाहिए, दूसरी तरफ कहा गया कि समानुपातिक न्याय होना चाहिए, मतलब अनुपात का ध्यान रख के हमको न्याय करना चाहिए। तीसरी बार विशेष जरूरत की बात आ गई कि जो दिव्यांग जैसे लोग हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले लोग हैं, उनके साथ हमको अलग तरीके से बर्ताव करना है। अब ऐसी स्थिति में बच्चों राज्य के सामने, सरकार के सामने समस्या आके खड़ी हो जाती है कि आखिर अब कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए। तो बच्चों, सरकारें कभी कभी न्याय के उपरोक्त तीनों सिद्धांतों, कौन से 3 सिद्धांत देखे अभी आपने? समकक्षों के बीच समान बर्ताव, लोगों को मिलने वाले लाभों को तय करते समय विभिन्न प्रयास तथा कौशल को मान्यता देना और जरूरतमंदों के लिए न्यूनतम मानक और अवसरों का प्रावधान। इन सब के बीच सामंजस्य बिठाने में सरकारें कठिनाई जरूर महसूस कर सकती हैं। समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो सकता है। योग्यता को पुरस्कृत करने को न्याय का प्रमुख सिद्धांत मानने का अर्थ यह होगा कि हाशिए पर खड़े तबके कई क्षेत्रों में वंचित रह जाएंगे, क्योंकि अच्छे पोषाहार और अच्छी शिक्षा जैसी सुविधाएं उनकी पहुंच में नहीं होती। देश के विभिन्न समूह भिन्न भिन्न नीतियों की तरफदारी कर सकते हैं, जो कि इस पर निर्भर करता है कि वे न्याय के किस सिद्धांत पर बल देते हैं। तो बच्चों, ऐसी स्थिति में सरकार की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह एक न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करे। मतलब ये जो तीनों विशेष सिद्धांत हैं न्याय के, कहाँ पर किस सिद्धांत को एडजस्ट करना है कि किसी के साथ अन्याय न हो, सभी को, समाज में रहने वाले लोगों को न्याय बराबरी से प्राप्त हो सके। ये प्राथमिकता तय करना राज्यों का और सरकारों का काम होता है, क्योंकि सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता उन्हीं को पूरी करनी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं।